एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। आज हम इंतहाई एक अहम टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। एनालिटिकल तज्जिया करना, किसी चीज़ की हकीकत जानना, और रीजनिंग का मतलब होता है दलील। एनालिटिकल रीजनिंग ये किसी बंदे की इंटेलिजेंस जानने का सबसे इस वक्त दुनिया में मुअस्सर पैमाना है, और पाकिस्तान में भी मेजॉरिटी एग्जाम्स में ये शामिल है। इसकी दो किस्में हैं। एनालिटिकल रीजनिंग दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। वर्बल वर्ड से निकला है जिसमें अल्फाज हों, और नॉन वर्बल जिसमें मैथमेटिकल चीज़ें हों या डायग्राम टाइप चीज़ें हों जिसमें अल्फाज ना हो, यानी जिसमें इबारत ना हो। तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसकी कई टाइप्स हैं, लेकिन मैंने तकरीबन जो मशहूर तरीन हैं वो लिखी हैं। बाकी इसके उन्वान से दो बातें ज़हन नशीन रहें। एक तो आपकी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। एनालिटिक और रीजनिंग करने के लिए आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आपके पास एक गुर होना चाहिए। दूसरा, आप थोड़ा सा हाजिर दिमाग रहें, थोड़ा सा ज़हीन हो, थोड़ा सा विटी हो। तो हम तरतीब के साथ शुरू करने जा रहे हैं। पहली है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिकल, अकल के मुताबिक इन अल्फाज की क्या तरतीब बनती है। मैं सवाल नंबर 1 पढ़ देता हूँ। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये लफ्ज लिखे हुए हैं, 1 है की, 2 है डोर, 3 है लॉक, 4 है रूम, 5 है स्विच ऑन। अब आप अकल से फैसला करेंगे कि सबसे पहले हमें लॉजिकल सीक्वेंस में सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले की जरूरत पड़ेगी, 1। दूसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ेगी, की किस में लगानी होगी, लॉक में। तो ये 2 हो गया। अच्छा जी, लॉक के बाद हमारा वास्ता किससे पड़ेगा, डोर से, ठीक। लॉक 3 है, डोर 2 है। अच्छा जी, डोर के बाद हमारा वास्ता किससे पड़ेगा, रूम से, रूम का 4 नंबर। और रूम के बाद हम लाइट ऑन करेंगे, यानी स्विच ऑन होगा। कई ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने करना है 1 3 2 4 5। पूरी तवज्जो के साथ समझे। आपने अपने जहन में तरतीब रखनी होती है इस किस्म के सवालात में। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कि उनकी क्या तरतीब बनती है। कोई काम भी हम करते हैं तो वो तरतीब के साथ होता है। फिर गौर से सुने, सबसे पहले हमारे पास की होगी, की के बाद की लॉक को लगाएंगे, लॉक के बाद हमारे पास डोर होगा, डोर के बाद हमारा वास्ता रूम से पड़ेगा, रूम के बाद जब हम दाखिल हो जाएंगे तो हम स्विच ऑन करेंगे, यानी हम लाइट जलाएंगे। तो ये पहला टॉपिक हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो होता है वो होता है अखज़ करना, नतीजा निकालना, ठीक है ना। एक बात दूसरी बात से कंपेयर की गई होगी और दूसरी तीसरी से, और आपने फिर एक हतमी नतीजा निकालना। हतमी नतीजा निकालने को सिलोजिज्म कहते हैं। अच्छा जी, सिलोजिज्म के उन्वान से जो है वो थोड़ी सी बात समझ ले, आपको वेन डायग्राम का पता होना चाहिए। अच्छा, दो चीजों में कुछ मुश्तरक हो तो आपने ये तस्वीर बनानी। ये इस तस्वीर का मतलब है कि कुछ एरिया मुश्तरक है। अगर एक चीज दूसरी के अंदर वाक़े है, यानी ऑल है, तो फिर बड़ी चीज बाहर होगी, छोटी चीज हमेशा अंदर की तरफ, और दोनों में कोई राब्त नहीं है तो फिर ये तस्वीर हो, यानी इनमें कोई राब्त नहीं। अगर कुछ मुश्तरक हो तो ये, अगर एक चीज दूसरे में मुकम्मल तौर पर मौजूद है तो अंदर दायरा बनाना होगा, और अगर बिल्कुल कोई मुशाबियत नहीं है तो फिर अलग-अलग बनाना होगा। तो सिलोजिज्म का हम एक सवाल करते हैं। सम एक्टर्स और सिंगर्स, कुछ एक्टर सिंगर होते हैं, तो हम तस्वीर बना लेंगे। एक्टर और सिंगर्स में कुछ एरिया मुश्तरक है। ये एक्टर्स हैं, ये सिंगर्स, ये एरिया इनका मुश्तरक। सम एक्टर्स और सिंगर, यानी कुछ एक्टर सिंगर होते हैं
तो सिंगर और एक्टर में कुछ एरिया मुश्तरक है, यानी कुछ एक्टर होते हैं, सारे नहीं होते। अच्छा, अगली दलील दे रहा है, ऑल सिंगर्स आर डांसर, सारे सिंगर जो होते हैं वो डांसर होते हैं। ये सिंगर वाला खाना, इसके बाहर एक दायरा लगा है, ये हो गए डांसर। पूरी बात समझने, एक्टर और सिंगर में थोड़ी सी कदर मुश्तरक थी, डांसर सिंगर पूरे के बाहर होगा, क्योंकि सारे जो सिंगर होते हैं वो सारे के सारे डांसर होते हैं। तो अब हमने सिलोजिज्म करनी है, लॉजिक निकालनी है, और वो लॉजिक क्या है कि एक्टर और डांसर का क्या ताल्लुक, एक्टर और डांसर का क्या ताल्लुक। आप देखेंगे ये डांसर वाला खाना है, ये मैं डबल करूं, और ये एक्टर वाला, तो ये एरिया इसका थोड़ा सा कॉमन आ रहा। तो इससे हम क्या दलील निकालेंगे, सम एक्टर्स और डांसर, यानी कुछ एक्टर डांसर होते हैं, क्योंकि कुछ एरिया मुश्तरक। ठीक, मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं, ये तस्वीरों के जरिए हमने लॉजिक डिराइव करनी होती है। अगर कुछ एरिया मुश्तरक हो तो थोड़ा सा एरिया मुश्तरक कर दे, अगर कोई चीज मुकम्मल किसी के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर दायरा बनाए। तो पहले उन्होंने हमें दलील दी थी कि सिंगर और एक्टर, कुछ सिंगर और कुछ एक्टर सिंगर होते हैं, तो हमने थोड़ा सा एरिया मुश्तरक बना। फिर सारे सिंगर डांसर होते, तो हमने सिंगर के बाहर। अब उन्होंने हमसे लॉजिक मांगी है कि आप बताओ कि डांसर और एक्टर का क्या ताल्लुक है। तो हम तस्वीर से वाज़ेह तौर पर, ये एक्टर वाला गोल दायरा है और ये सारा डांसर वाला, तो इसका मतलब है कुछ एरिया इसका मुश्तरक है। तो इसमें हम जो चॉइस लेंगे वो है सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स और डांसर। तो ये थी सिलोजिज्म। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट ये होता है, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है और उसका कोई ना कोई असर होता है। अच्छा जी, ये सवाल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द मिडल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ फ्यूजन। मिडल क्लास मुसलसल ऊपर जाती जा रही, ये एक बात लिखी हुई। दूसरी बात लिखी हुई, इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर होती जा रही। एक बात लिखी हुई है कि मिडल क्लास पिछले सालों से मुसलसल तरक्की कर रही, और दूसरी बात लिखी हुई, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही। तो हमने चेक करना है इसमें कॉज कौन सी है और उसका असर क्या, इफेक्ट। ये है हमारा टॉपिक, कॉज एंड इफेक्ट। तो यकीनी बात है, इंडिया में अक्सरियत मिडल क्लास है, मिडल क्लास का ऊपर जाना कॉज है, और उसका इफेक्ट मुल्क पर ये हुआ है कि वो तरक्की कर रहा है। तो लिहाजा ये वन जो है, यानी कि मिडिल क्लास का ऊपर जाना, वन जो है वो कॉज है, और इंडिया का ऊपर जाना ये क्या है, इफेक्ट। ये आपने बताना होता है कॉज कौन सी है और उसका इफेक्ट कौन सा। ठीक है, हमारे 3 कंप्लीट हो गए। अच्छा, चौथे की तरफ बढ़ते हैं, वेन डायग्राम। ये पहले हमने जो सिलोजिज्म की है वो भी वेन डायग्राम, दायरे को वेन डायग्राम कहते हैं। अच्छा जी, वो फिर मैं बताता चलूं कि जिसमें कोई कदर मुश्तरक हो उसके दरमियान दायरे में आपने कुछ एरिया मुश्तरक रखना, जिनमें कोई कदर मुश्तरक ना उनको अलग रखना। अच्छा, सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन, बस। हमारे पास 3 है, एक ट्रेन है, एक बसेज है, अच्छा, इन दोनों बातों के साथ मुसाफिरों का क्या ताल्लुक होता है। मुसाफिरों का ये ताल्लुक होता है कि कुछ ट्रेन में सफर करते, कुछ बसेज में सफर करते। तो जो हम ट्रैवलर्स की बनाएंगे, ना सारे बसेज में सफर करते हैं ना सारे ट्रेन में सफर करते, तो इस दायरे का कुछ एरिया ट्रेन के साथ मुश्तरक होगा और कुछ एरिया बस के साथ मुश्तरक। फिर गौर से सुने, उन्होंने कहा कि ये तस्वीरों के जरिए, और भी मल्टीपल चॉइस है, मैंने डायरेक्ट जो जवाब है वो निकाल दिया। वो कहते हैं ट्रैवलर का ट्रेन और बस के साथ जो रिश्ता है वो आपने तस्वीर के जरिए दिखाना है। तो मैंने ट्रेन अलहदा बनाई, बसेस अलहदा बनाई, क्योंकि ट्रेन और बसेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं।
ट्रैवलर, कुछ ट्रैवलर ट्रेन के साथ सफर करते हैं और कुछ ट्रैवलर जो होते हैं वो किसके साथ सफर करते हैं, बसेस के साथ। तो ये वैन डायग्राम थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबियत। एनालॉजी का क्या मतलब होता है, मुशाबियत। मुशाबियत कैसे होती है, मतलब उन्होंने एक सवाल दिया हुआ है कि कप का लिप के साथ जो ताल्लुक है बर्ड का वही ताल्लुक किसके साथ हो। अच्छा, आप ना कोई नतीजा अखज़ करें, कप और लिप का क्या ताल्लुक है। हम लिप की मदद से कप से पीते, लिप की मदद से कप से पीते हैं। तो अब बर्ड किससे पीते हैं, जिस तरह हम लिप से पीते हैं, बर्ड जो होंगे वो बीक यानी चूंच से पिएंगे। नीचे वाले ऑप्शन से हम क्या लेंगे, बीक। तो पहले आपने एक ताल्लुक अखज़ कर लेना है, कप और लिप का ताल्लुक क्या है, पीने का। तो अब बर्ड का पीने से जिससे ताल्लुक है वो उनकी चूंच होती है, बीक। अच्छा जी, ये था एनालॉजी। एनालॉजी के बाद है करैक्टर पजल। पजल होता है जो आपको कंफ्यूज कर दे, बुझारत जिसे आप कहते हैं, तो उसमें इनसे होते हैं। तो ये एक खाना बना हुआ है, मैं बना देता हूं। A2C4E6 G3I5, यहां आपने बताना M5O9Q14। अच्छा, हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक तो पहले अल्फाबेट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ए के बाद सी आ गई है, यानी कि बी मिसिंग है। ए बी मिसिंग है, सी आई है, सी के बाद क्या मिसिंग है, डी मिसिंग है, यानी एक मिसिंग है अगला अल्फाबेट, ए बी सी डी ई। अच्छा, इसी तरह जी के बाद एच मिसिंग है, आई आई, तो आई के बाद क्या मिसिंग होगा, जे, और क्या आएगा, के। जिस तरह एम के बाद एन मिसिंग है, ओ आया है, ओ के बाद पी मिसिंग है, क्यू है। हमारा अल्फाबेट तो डिसाइड हो गया। अब हम देखेंगे ये 2 है, 4 है, 6 हो जाता, ये 5 है, 9 है, 14 हो जाता। क्या थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 2 और 4 मिले तो कितने हो जाते हैं, 6, 5 और 9 मिले तो कितने हो जाते हैं, 14। के हम डिसाइड कर चुके हैं, 5 और 3 मिले तो कितने हो जाते हैं, 8। तो के 8 हमारा ऑप्शन हो, ठीक है ना। ये था हमारा टॉपिक करैक्टर पजल, यानी इनसे होते हैं और हमने थोड़े ये सीरीज टाइप ही बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासों में तकसीम करना। अच्छा, क्लासिफिकेशन में जो 3 एमसीक्यू होते हैं, 3 ऑप्शन जो होते हैं, उनमें कोई मुशाबियत होती है, एक में एक डिफर कर रहा होता है। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्लासिफिकेशन में हमारा सवाल है चिकन, दूसरा है स्नेक, तीसरा है समान बतख, बड़ी बतख, डी क्रोकोडाइल है, और 5वां है फ्रॉग। अच्छा, बड़े गौर से इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन को। चिकन है, स्नेक है, समान है, क्रोकोडाइल है, फ्रॉग। तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो 4 हैं ये पानी में जा सकते हैं, ये पानी में रहते हैं। स्नेक भी पानी में चला जाता है, समान बतख होती पानी में है, क्रोकोडाइल भी पानी में होता है, फ्रॉग का भी पानी से ताल्लुक। इन 3 का पानी से ताल्लुक है। तो इसमें डिफर कौन कर रहा है, चिकन, यानी मुर्गी का बच्चा कभी भी पानी में नहीं जाता। तो इसको कहते हैं, आप क्लासिफिकेशन कर लें, क्लासों में तकसीम कर लें, एक क्लास अलहदा हो जाएगी, बाकी क्लास अलहदा हो जाएगी। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा टॉपिक है 8वां, अरिथमेटिक रीजनिंग। अच्छा जी, अरिथमेटिक रीजनिंग के बारे में एक बात याद रखें कि ये मैथ ही होती है, ठीक, रियाजी। तो
तो इसमें जो सवाल आया हुआ है वो एज के मुतल्लिक है। द टोटल ऑफ एजेस ऑफ 3 बंदे हैं, अमार, अकबर और एंथनी, उनकी एज 80 साल। अच्छा, थोड़ा सा मैं एज के मुतल्लिक बताता जाऊं। एज में एज का मतलब होता है बराबर। अगर कई साल पहले हूं तो माइनस करें, कई साल पहले हूं तो माइनस करें, कई साल बाद में हूं तो जमा करें। मसलन मेरी 10 साल पहले उम्र तो -10 होगा, 10 साल बाद उम्र होगी तो जमा होगी। एज का मतलब बराबर होता है, गुना का मतलब होता है, मतलब 3 टाइम्स है तो 3 से ज़रब दे देंगे। खैर ये अरिथमेटिक होते हैं, रियाजियाती सवाल होते हैं। तो उसने सवाल किया कि 3 बंदे अमार, अकबर और एंथनी की उम्र 80 साल है। व्हाट विल बी द एज ऑफ, व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 years अगो, 3 साल पहले इन तीनों की क्या थी। तो 3 माइनस हो जाएंगी, ठीक है ना, 80 से 3 माइनस हो गए, लेकिन बंदे 3 हैं तो 3 नहीं माइनस होगा, क्योंकि बंदे 3 हैं, 3 साल पहले तीनों की निकालनी है तो 9 माइनस होगा। तो ये कितनी आ जाएगी, 71 ये। फिर गौर से सुने, इस लम्हे उनकी उम्र 80 साल है। पूछ रहा है 3 साल कबल, तीनों की उम्र का मजमू 80 साल है, 3 साल कबल कितना होगा। तो क्योंकि एक होता तो हम सिर्फ -3 करते, क्योंकि बंदे 3 है और उनका मजमुआ निकालना, लिहाजा 9 निकालेंगे और ये क्या आ जाएगी, 71। ये हो गया अरिथमेटिक रीजनिंग। अच्छा जी, अगला एक बड़ा अहम सवाल है और वो है ब्लड रिलेशन टेस्ट। ये बड़ा आता है, ये थोड़ी सी अकल से काम लेना पड़ता है। अच्छा, इसके लिए ना आपने तीर के निशान लाजमा लगाने। वो सवाल गौर से सुने, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, एक बच्चे की तस्वीर थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय अली, अली एक बंदा है, उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ही इज सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, आपने पहले मदर बनानी, ठीक है। वो कह रहा है कि ये मेरी मां का अकलौते बेटे का बेटा है, तो मां का बेटा, ओनली सन, उसका बेटा है, तो अली से उसका क्या रिश्ता है। ठीक, पूरी तवज्जो के साथ सुनो, मेरी मां के अकलौते बेटे। अच्छा, मां का अकलौता बेटा कौन होगा, यही होगा अली, तो ये ओनली सन क्या है, अली। और अली, ये जो लड़का है जिसकी तस्वीर है, उससे इसका क्या रिश्ता बन रहा है, ये उसका फादर है। ठीक, बस इसमें आपने तीर के निशान लगाते जाना। कहता है, तस्वीर की तरफ अली इशारा करके कहता है कि ये मेरी मां के अकलौते बेटे का बेटा है, तो मदर, तीर का निशान, ओनली सन, ओनली सन मां का बेटा कौन हो सकता है, ये जो अपनी मां कह रहा है वही होगा, यानी अली होगा, तो उसका बेटा है, तो उस बेटे के साथ इसका रिश्ता क्या बन गया, वो सन वाला बन गया। अच्छा जी, ये हो गया ब्लड रिलेशन टेस्ट। अच्छा जी, 10th टॉपिक है सीरीज कंप्लीशन। अच्छा, सीरीज के बारे में थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे। सीरीज याद रखें कि ये हमेशा 2 टाइप की होती, मैं दोनों टाइप लिख देता हूं, 120, 90, 80, 63 और अगला नहीं। अच्छा, अगर सीरीज मुसलसल कम हो रही हो या मुसलसल बढ़ रही हो तो वो एक टाइप की सीरीज होती, जैसे 120, फिर 99, फिर 80, फिर 63, ये मुसलसल कम होती जा रही। अच्छा, अब हम इसमें रब्त तलाश करेंगे। रब्त ऐसे तलाश करना, ऐसे निशान लगा, आपको वाज़ेह पता चल जाएगा कि क्या तब्दीली। मसलन 120 से 90 कैसे आया, 99, ये 1 आ गया और ये 2, 21 माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 21। इसी तरह 99 से जब आप 80 में जा रहे हैं तो इसको भी कर लें,
ये 19 हुआ है, -19 हुआ। अच्छा 80 से 63 में कितना हुआ? 71। अच्छा अब आपको वाज़े पता चल जाएगा 120 से 99 के दरमियान -21 हुआ है, अगले में -19 हुआ है, उससे अगले में -17 हुआ, दो कम होते जा रहे हैं और वो माइनस रहे, तो आपने यहां क्या कर देना है, -15 कर देना। तो 63 से 15 जाएंगे तो ये 48 आए। हमारा जवाब क्या होगा? 48 हो। फिर तवज्जो के साथ सुन, अगर सीरीज मुसलसल बढ़ रही है या कम हो रही है तो वो एक सीरीज समझें उसको, और उसमें थोड़ा सा आपने इस तरह दायरे लगाने और क्या चेंज आ रही है। अच्छा चेंजेस क्या हो सकती हैं? कोई चीज जमा हो रही होगी, कोई चीज माइनस हो रही होगी, मुरब्बा हो रहा होगा, समटाइम क्यूब भी हो रहा होता, या क्यूब होकर कोई चीज माइनस हो रही होगी, तो थोड़ा सा आपने चेंज पर नजर रखनी है। अब हमने चेंज पर नजर रखी तो 21, 19 यानी 120 से 99 में क्या तब्दीली वाक़ई हुई, तो हमें पता चला 21 कम हो गया। तो अब हमें वाज़े पता चल गया कि ये दो घटते जा, एक सीरीज होती है सिंगल, अच्छा एक सीरीज होती है डबल, ये कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही। मसलन 1 0 3 2 5 6। अच्छा देखिए 1 था, फिर 0 हो गया, फिर यकदम 3 हो गया, फिर 2, यानी फ्लक्चुएट कर रही। तो इसको आपने दो सीरीजों में स्प्लिट कर लेना। अच्छा पहली सीरीज ये स्प्लिट करें 1 3 5 और अगला हमारा जो रिक्वायर्ड है वो इसमें हो, और दूसरी सीरीज स्प्लिट कर लें 0 2 6, इस तरह स्प्लिट सीरीजों को कर लें, एक ऊपर बना लें एक नीचे बना। अच्छा इसको पहले गौर से देखें, ये 0 से 2 जमा 2, फिर 2 से 6 कैसे हो गया 4 जमा, ये तो हमें पता चल गया 2 4 6 इस तरह होता जाए। अच्छा ऊपर वाली सीरीज देखें, 1 से 3 कैसे हुआ जमा 2, फिर 3 से 5 कैसे हुआ जमा 2, यानी इसमें तब्दीली नहीं है। 1 से 3 जमा 2, फिर 3 से 5 जमा 2, अब 5 से भी जमा 2 ही होगा, तो ये हमारा जवाब 7 है। ठीक है, फिर गौर से सुने, सीरीज के बारे में बहुत मोहतात रहना है। अगर सीरीज मुसलसल बढ़ रही है तो कम, तो ये निशान लगाकर सिर्फ एक की रीजन क्या तब्दीली वाक़ई हो रही, और अगर कभी बड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है तो आपने डबल इस तरह निशानात लगा और दोनों की अलग लॉजिक तलाश करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा था सीरीज कंप्लीशन, ये 10 टॉपिक था। अच्छा एक सवाल आता है डाइस का। डाइस जो आप जिस तरह लूडो नहीं खेलते उस टाइप होती। तो अच्छा डाइस का मैं थोड़ी सी आपको तस्वीरें बता देता हूँ, ये थोड़ी सी तस्वीरें मैं बना रहा हूँ। अच्छा इसमें मुख्तलिफ अलामतें लिखी हुई हैं, @ माइनस और एस्टरेस्क भी से कहते हैं, और आम लोग स्टार कहते हैं। एस्टरेस्क या स्टार, स्टार ही फिलहाल कर लेते हैं। ये डॉलर की अलामत प्लस। अच्छा इसमें उन्होंने सवाल हमसे ये पूछा है कि ये एस्टरेस्क या स्टार जो है इसका अपोजिट साइड पर कैसे हो। ये सर होती है ना वो क्यूब शक्ल की होती है, क्यूब होता है जिसकी 6 साइडें हो, जिस तरह चाय की डब्बी होती। तो वो कह रहा है कि ये जो स्टार है इसका अपोजिट साइड क्या हो। ठीक है, ये हमारे सामने उसने 4 तस्वीरें बनाई और वो पूछ रहा है कि इस साइड का अपोजिट साइड क्या हो, ये हमसे पूछ रहा। उसने उस यानी लूडो की समझ लें वो जो फेंकते हैं आप, उसको आपने फेंका तो ये कई स्टाइल से गिरी है।
आपसे वो सवाल कर रहा है कि स्टार का अपोजिट साइड क्या हो। इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपने देखना है कि जहां स्टार गायब हो जाए और वो जाहिर होगा तो इसका मतलब है वही अपोजिट है, ठीक है ना। और जहां ये स्टार मौजूद है और वो गायब है तो वो कौन सा होगा। अच्छा जी, आप देखते हैं स्टार के साथ क्या जाहिर हो रहा है, एट द रेट भी जाहिर हुआ है, प्लस भी जाहिर हुआ है, माइनस भी जाहिर हुआ है, डॉलर भी जाहिर हुआ। ये तीनों जाहिर हुए हैं। देखें ये स्टार है, इसके साथ एट द रेट भी आया है, माइनस भी आया है। ये स्टार है, इसके साथ एट द रेट भी आया है, पॉजिटिव भी है। ये स्टार है और इसके साथ डॉलर भी आया है और पॉजिटिव भी आया है। तो वो कौन सी चीज है जिसके साथ स्टार नहीं आया, और वो है 8। जब 8 आया तो स्टार गायब हो गया, तो इसका मतलब है कि स्टार का अपोजिट 8 है। फिर गौर से सवाल को समझे, ये डाइस भी होते हैं, क्यूबाइड भी होते हैं। क्यूब चाय की डब्बी जिसकी 6 साइडें होती और तस्वीर में 3 नजर आती। फिर गौर से सुने, वो पूछेगा कि फलां का अपोजिट क्या, तो हमने चेक करना उसके साथ कौन सी शक्ल गायब होगी। अब देखें स्टार के साथ एट द रेट भी है, ये एडजेसेंट होते हैं, मुत्सिल होते हैं, जो नजर आ रहे होते हैं वो मुत्सिल होते हैं। पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया, डॉलर भी आया। नहीं आया तो जब 8 आई है तो आप देखें ऑस्ट्रिच गायब हो। तो जो गायब हो जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये डाइस या क्यूबाइड होते हैं। अच्छा, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो है सीरीज कंप्लीशन के बाद डाइस हो गए, डाइस के बाद है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आपने बैठना, इसमें थोड़ा सा अकल से काम लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं होता। वो कहता है बंदे हैं ए पी और एक्स एस जी, तो इनको आपने बेंच पर बिठाना है। ये एक सीटिंग वाला सवाल होता। ए पी आर एक्स एस जी बंदे हैं हमारे 6। अच्छा, वो हमें कह रहा है एस एंड जी आर ऑन द सेंटर। ये हमने 2 बेंच जो है सेंटर में, एस और जी, ये तुम्हारा सेंटर हो। अच्छा, याद रहे ताक हूं तो सेंटर में 1 होता है, जुफ्त हूं तो सेंटर में 2। हमारे सेंटर डिसाइड हो गया, एस और जी हमेशा सेंटर में बैठे। अब हमने 6 है, 2 इधर रखने, 2 सीटें हमारे पास इधर खाली हैं और 2 सीटें इधर। एस जी जो है वो सेंटर में। अच्छा, अब क्या वो लॉजिक दे रहा है, वो कह रहा है ए एंड पी आर एट द एंड। अब हमें ये कंफ्यूजन होगी कि वो कह रहा है ए और पी जो हैं वो एंड पर, एंड वाली सीट पर। मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा है क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि पता नहीं ए इस साइड पर है, पी इस साइड पर हो। वो अगली बात से वाजे हो जाए। वो क्या कह रहा है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा, याद रखें हमेशा ना ये राइट लेफ्ट की आपको कंफ्यूजन हो, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि आर इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए, तो लेफ्ट में इस साइड पर ही बैठा जा सकता है, इस साइड पर राइट में बैठे, तो इसका मतलब ए हमारा इस साइड पर और आर उसकी राइट साइड पर बैठ, तो इसका मतलब है कि पी इस साइड पर। पूरी तवज्जो के साथ समझो, उन्होंने कहा एस और जी हमारे सेंटर में थे, ए और पी एंड पर थे, और आर ए की लेफ्ट साइड पर है, आर ए की लेफ्ट साइड पर। तो आर जो है वो ए अगर इधर होगा इस साइड पर होगा, इस साइड पर नहीं होगा, क्योंकि इस साइड पर होगा तो राइट आ जाए, तो आर लेफ्ट साइड पर है उसके, ये लेफ्ट साइड पर। तो आप बताएं पी के राइट साइड पर कौन है। अब सारी सी बात है, हमारे पास कौन सा बच गया, सिर्फ एक्स बच, तो हमारा जवाब क्या होगा, वो एक्स होगा। फिर गौर से सुन ले, एक्स और जी सेंटर में, ये इस तरह तरतीब लगाएं, फिर गौर से सुन, जो उसमें 2 सेंटर में होते हैं, ताक में 1 सेंटर में होता है। उसके बाद उसने अगली लॉजिक बताइए कि पी और ए किनारों पर है, ठीक है। अगली लॉजिक बताइए कि आर जो है वो ए के लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड पर होने के लिए आर का इधर ए का इधर होना जरूरी है, पी का जरूरी नहीं है। फिर एंड पर हमसे पूछा एक्स किस जगह पर है, तो वो जहरी बात है कि अब एक ही बचा है, वो पी के राइट साइड पर है, पी के
राइट साइड पर है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छा जी, लास्ट है, सॉरी 13 है डायरेक्शन वर्क। अच्छा, डायरेक्शन का सवाल हल करने से पहले आपके पास रेफरेंस डायग्राम होनी जरूरी है। रेफरेंस डायग्राम होती कि आप पहले सिमतों का एक टेबल बना लें, फ्रेम बना लें, क्योंकि आपको वाज़े पता होना चाहिए। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता मशरिक किस तरफ है, मगरिब किस तरफ, वो अपने इलाकाई होते हैं, हालांकि इलाकाई नहीं होती। फिर मैं इधर बना रहा हूँ, ईस्ट हमेशा आपने इधर रखना है, वेस्ट आपने इधर रखना है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, और राइट लेफ्ट का मैंने आपको बताया, राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, राइट ऊपर, लेफ्ट इस तरफ। ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो आप बड़ी आसानी से सवाल हल कर लें। और ये इसका मरकज यहाँ क्रॉस था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, आप सवाल सुनेंगे। Y is in the east of X. Y is in the, ये Y कहां पर है? In the east, ये Y, वो X की मशरिक में बात। पूरी सवाल को समझ। वो कह रहा है कि Y जो है वो X मरकज में है और Y उसकी किस सिमत में? मशरिक में। ये हमने तस्वीर बना। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है? जो X है विच इज इन द नॉर्थ ऑफ Z, ये किस तरफ है? ये Z के नॉर्थ में है, तो इसका मतलब है Y जो है वो Z के नॉर्थ में इस तरह हो सकता है कि ये Z है, तो अब ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये उसकी किस सिमत में? नॉर्थ में। ये अच्छा जी, इफ P इज इन द साउथ ऑफ Z, Z से एक है जो इसके साउथ में वाक़ है, और वो क्या है? P। साउथ नीचे आ रहा। अच्छा, अब हमसे सवाल कर रहा है देन इन विच डायरेक्शन Y इज P। ठीक, Y और P का आपस में कौन सी डायरेक्शन बन रही? ठीक, अच्छा, पूरी तवज्जो के साथ समझे। वो पहला सवाल उसने कहा है कि Y जो है वो X के मशरिक में, तो हम मशरिक की तरफ चले गए, ये Y X का रिश्ता हो। फिर वो कह रहा है X से जो Z है, Z से X जो है वो शुमाल में, तो Z नीचे होगा तो तब ऊपर जाएगा ना शुमाल की तरफ, और P जो है वो Z की जो है वो जनूब में वाक़ है, तो जनूब में आने के लिए हम नीचे आएंगे, साउथ में जाने के लिए ऊपर जाएंगे। ये इस तरह हो। अब हमसे पूछ रहा है कि Y और P का रिश्ता क्या? एक तो ये तिरछी है, जब भी तिरछी हो तो उसमें दो सिमतें इन्वॉल्व हो जाती। एक तो ये इस तरफ जा रही है, ये तिरछा निशान एक तो इस तरफ जा रहा, एक नीचे जा रहा। इस तरफ क्या है? वेस्ट, और नीचे क्या है? साउथ। तो हम कहेंगे ये चीज वेस्ट साउथ में है। ये क्या चीज है? जब भी चीज तिरछी जाए इस तरह, तो एक सीमा तो उसकी ये होती है, एक सीमा तो उसकी ये होती है। फिर गौर से सुने, सीमतों का ख्याल रखना है। अगर नॉर्थ हो तो ऊपर जाना है, साउथ हो तो नीचे जाना है, ईस्ट हो तो दाएं जाना है, वेस्ट हो तो बाएं जाना है। बाकी जब कोई चीज तिरछी होती है तो उसकी दो सीमतें होती हैं, क्योंकि तिरछी जब ऐसे जा रही है तो ये इस तरफ भी जा रही है और ऊपर बुलंदी की तरफ भी जा रही। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। ये एक टॉपिक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। अच्छा जी, सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन ब्रेवरी। दिलेरी में एक चीज हर सूरत में होगी, बाकी चीजें हूं या ना हो। तरतीब के साथ, पहला एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं दिलेर बंदा एक्सपीरियंस हो, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं। पावर, उसके पास ताकत होनी चाहिए। नहीं, दिलेर के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो उसके पास कुव्वत हो। नॉलेज, जरूरी नहीं दिलेर बंदा पढ़ा लिखा हो। और लास्ट है करेज। करेज जरूरी है। आप दिलेर आपने होना है, आपके अंदर करेज ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेज। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। अच्छा, लास्ट हमारा टॉपिक है कि हम घड़ी का टाइम जो है वो जब शीशे से देखते हैं। अच्छा, शीशे में
गौर से समझे, शीशे में दाएं साइड बाएं हो जाती है, उल्टा इमेज बनता है। अगर आपने साइंस पढ़ी हुई, दाएं बाएं हो जाती है, बाएं दाएं हो जाती है, यानी शीशे में उलट इमेज बनता है। उलट कैसे बनता है? ये मेरा हाथ है, ये ऐसे हो जाए, फील नहीं होता आम लोगों को और वो बड़े परेशान होते हैं। तो मैं अब गौर से आपको बताने चलूं। अच्छा, एक घड़ी है। अच्छा, ये घड़ी है और आपको पता है ये घड़ी के 12 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 9 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब घड़ी की जो सुई है वो मौजूद है, एक लंबी जो होती है वो मिनट वाली, वो भी 9 पर मौजूद है और छोटी भी 9 पर है। तो इसका मतलब है कि 9 बजने में 15 मिनट रहते हैं, ठीक है। अगर घंटे वाली सुई भी 9 पर है, मिनट वाली भी 9 पर है, तो इसका मतलब है कि 9 बजने में अभी 15 मिनट। 15 मिनट को वॉच की जुबान में क्वार्टर कहते हैं। तो क्वार्टर रहते हूं तो 2 लगाने, क्या है? क्वार्टर टू 9 o'clock, क्वार्टर टू 9 o'clock। अच्छा, जब हम इसको शीशे में देखेंगे तो ये सुई इधर हमें नजर नहीं आएगी, ये इधर आए। अच्छा, तो अब क्या हो गया? अब यहां सुई हो घंटे वाली 3 पर है और ये मिनट्स वाली जो है वो 15 पर है। तो अब क्वार्टर पास्ट हो जाएंगे, क्वार्टर ऊपर हो गए, पास्ट और 3 o'clock हो जाएगा टाइम। अगर हम आईने में देखेंगे तो टाइम, तो आपने सिर्फ यही करना है कि इधर वाली सुई को उधर कर देना और उधर हो तो इधर कर दें। फिर एक दफ़ा मैं लास्ट दफ़ा आपको एक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ कि बेटा ये सारी चीज़ों का ताल्लुक गहरी एक्सरसाइज से है, गहरी प्रैक्टिस से है और गहरी जहानत से है। आपका हाजिर दिमाग होना ज़रूरी है। मैंने कोशिश की आपको एक झलक दिखाने की, लेकिन ये कुल नहीं है, मैंने सारे टॉपिक बता दिए। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाज की तरतीब वो चाबी वाली। सिलोजिज्म होता है कोई नतीजा अखज़ करना, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है और उसका असर क्या है? वेन डायग्राम दायरे होते हैं। एनालॉजी मुशाबियत, वो कप और लेप वाला। करैक्टर पजल हिंसे होते हैं या अल्फाबेट होते हैं, उसमें हमने तरतीब तलाश करनी होती है कि इसमें क्या तरतीब रखी हुई। क्लासिफिकेशन, क्लासों में जैसे हमने मुर्गी का बच्चा देखा कि बाकी जानवर सारे पानी में जा सकते, ये नहीं जा सकते। उसके बाद अरिथमेटिक रीजनिंग हो गई, एज वाला हमने एक सवाल, या रियाजी का कोई भी सवाल अरिथमेटिक रीजनिंग में आता। फिर ब्लड रिलेशन देखे, वो उसका वो लगता है, वो उसका, तो इसमें तीर का निशान बनाते जाना। उसके बाद है सीरीज कंप्लीशन। सीरीज अगर मुसलसल बढ़ रही है, कम हो रही है तो सिंगल है, अगर एक बढ़ रही है और कम हो रही है तो फिर डबल बना, इस तरह डबल निशान लगा। अच्छा जी, डाइस या क्यूब होता है, ये लूडो की जो होती है वो फेंकने वाली, तो उसमें 6 साइडें होती। तो आपने अपोजिट साइड अक्सर पूछते हैं, तो जो उस एक हो दूसरी ना हो, दूसरी हो पहली ना हो, तो उसका मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट है, नजर नहीं आता। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट है कि आपने कुर्सियों पर बैठना है, फलां सेंटर में बैठेगा, फलां दाएं बैठेगा, फलां नंबर पर कौन सा हो। तो आपने अगर युफ्त हो तो सेंटर में 2 होते हैं, अगर ताक हो तो सेंटर में 1 होता है। उसके बाद है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। सिमते आप जैसे बताते जाएं, लेकिन आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऊपर शुमाल होता है, नीचे जनूब होता है, दाएं पर ईस्ट होता है, बाएं पर वेस्ट होता है, दाएं पर राइट होता है, बाएं पर लेफ्ट होता है, ऊपर राइट होता है, नीचे लेफ्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, आपने सच्चाई की तलाश करनी। जैसे ब्रेवरी के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो करे, जे बाकी हूँ तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी। अच्छा जी, मिरर में जब आप टाइम देखते हैं तो राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट होता है, बाकी घड़ी का टाइम तो आपको आना चाहिए। उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे। ये बहुत ज़्यादा मुख्तसरन मैंने कोशिश की, और कोशिश की सारी टाइप्स को कवर करूं, लेकिन ये ज़मानत नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे। आप एक बुक ले लें, आप आजकल तो नेट पर सारी एक्सरसाइजेज मौजूद, और बार बार प्रैक्टिस करें और फोकस होकर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी कामयाबी के लिए एक बहुत अहम और मुअस्सिर टूल साबित होगा। थैंक्स वेरी मच।